कैसे हैं आप सब? वेलकम टू ऑल माय क्लास। बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस चैप्टर का जो हमारा वेटेज है वो कम से कम 8 नंबर का रहता है। इस चैप्टर से हमको 3-3 नंबर के भी 2 क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर के वेटेज के साथ भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। इसी चैप्टर से आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन भी बनते हैं जिसको मिला करके हमारा टोटल बन जाता है 8 नंबर का। ठीक है, तो बच्चों हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मनी एंड द सप्लाई ऑफ मनी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, तो बच्चों चलिए आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत सारे शॉर्टकट्स के साथ, बहुत सारे इजी टर्म्स में, बहुत सारे जो है उसमें ट्रिक्स के साथ, ताकि ये जो आपका चैप्टर ना केवल इजी हो बल्कि इंटरेस्टिंग भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं मनी एंड द सप्लाई ऑफ मनी। सबसे पहले बच्चों चलिए हम लोग मनी की जो है मीनिंग की बात करते हैं कि मनी का जो मतलब है, हालांकि कॉमन लैंग्वेज में हम लोग सब लोग जानते हैं कि मनी क्या होता है, लेकिन अगर हमको उसको लिखने को कह दिया जाएगा तो हम उसको किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, चलिए हम पहले उसको समझते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर, मनी कैन बी डिफाइंड एज समथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड as a medium of exchange and act as a measure and a store of value। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में देखिए हमने कई सारे कीवर्ड को मर्ज कर रखा है। कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले तो हमने ये कहा कि मनी कैन बी डिफाइंड एज समथिंग। क्या है कि मनी क्या है? मतलब मनी जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ जिसको हम लोग उसको मनी कह सकते हैं। किसको? दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड, जो कि कॉमन लोगों द्वारा जनरली एक्सेप्ट किया जाता है, जिसको लेने में, जिसको एक्सचेंज करने में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती है। ठीक है, दूसरा हमने आगे इसके लिखा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि अभी हमने आपको बताया कि जो लोगों के द्वारा एक्सेप्ट करने के लिए होता है, और यहाँ पर क्या है, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि उनको एक्सचेंज करने में कोई दिक्कत आए। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हमने लिखा है एंड एक्ट एज अ मेजर एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये हम आपको फीचर में अभी आगे अच्छे से बताते हैं, लेकिन कॉमनली अभी हमको समझने के लिए हम ये कहें कि मनी वो चीज़ है जो कि कॉमन पीपल अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए उसको एक्सेप्ट करता है, और उसको एक्सेप्ट करने में उसको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई ऑब्जेक्शन उसको नहीं होता है। जस्ट आप मार्केट में गए, कुछ खरीदे और उसके बदले में आपने कुछ दिया शॉपकीपर को, और वो शॉपकीपर बिना कुछ बोले उसको रख ले, तो ये जो चीज़ आपने दिया है उसको, वही चीज़ कहलाती है मनी। ठीक है, तो अब ये चीज़ हम क्यों कह रहे हैं मनी को बार बार? क्योंकि बच्चों मनी के इवोल्यूशन से पहले, मनी आने से पहले हमको अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ पर बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम समझ में आता है क्या होता है? बार्टर सिस्टम मतलब एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी विथ द कमोडिटी। मतलब अगर आपको एक पेन लेना है तो उसके बदले में आपको एक पेंसिल देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमने कमोडिटी के बदले कमोडिटी का एक्सचेंज किया, उसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अभी हम लोग आगे उसके भी बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस बार्टर सिस्टम को कंप्लीट करने में हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, जिसके ड्रॉबैक अभी हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, तो उसी को दूर करने के लिए ही, क्योंकि हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आती थी वो अनअवॉइडेबल होती थी। अब जैसे आप एक इमेजिन करके देखिए कि अगर आपको एक पेन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? आप लोगों को ढूंढेंगे कि उसके पास पेन हो, तब तो आपको वो मिलेगी। और अगर आपको बदले में देने के लिए एक पेंसिल है, तो कोई गारंटी नहीं है कि जिस बंदे के पास पेन है उसको भी पेंसिल की रिक्वायरमेंट हो।
ठीक। तो ये सारे जो हमारे ड्रॉबैक हैं वो बार्टर सिस्टम के हैं, और उसी को दूर करने के लिए ही मनी का इन्वेंशन हुआ है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए जिस चीज़ का इन्वेंशन हुआ उस चीज़ को हम लोग कहते हैं मनी। ठीक। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है मनी कैन बी डिफाइंड एज समथिंग। मनी क्या है? कोई चीज़ है जो कि लोगों के थ्रू जनरली एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उनको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। ठीक। तो हमने आगे लिखा है दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एक्ट एज अ मेजर एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब क्या है कि एक मापने का एक तरीका हो गया है और अपने पास स्टोर करके रखने का एक जरिया हो गया है। ठीक है। चलिए, मेरे साथ साथ बच्चों आप लोग भी डेफिनेशन वगैरह नोट करते रहिए। बहुत सारे शॉर्टकट्स भी आपको बताने वाली हूँ, तो आप चीज़ों को नोट करके रखे रहेंगे तभी आपको आसानी होगी। अदरवाइज़ जो है कि बहुत सारी चीज़ों का गैप हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अभी हमारे साथ साथ चीज़ों को लिखते जाएँ, नोट करते जाएँ। और मुझे उम्मीद है कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट किया था अपने प्रीवियस वीडियो में, तो उसके कॉपी आपने ज़रूर बनाया होगा, तो उसी कॉपी में आप इस चैप्टर को भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बच्चों देखिए, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा कोट है, मनी इज़ व्हाट मनी डज। मतलब क्या हुआ इसका? इस लाइन को आप हमेशा याद रखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो पैसे का काम कर सकती है वो पैसा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ये क्या हमने लिखा है? मनी इज़ व्हाट मनी डज। मतलब कोई भी चीज़ जो पैसे का, मनी का काम कर सकती है उसको हम पैसा कह सकते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने डेफिनेशन में देखा है मनी कैन बी डिफाइंड एज अ समथिंग। मतलब मनी को कुछ भी कहा जा सकता है। तो कोई भी चीज़ जो मनी के जैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड्स को ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मनी। ठीक। देखिए बच्चों, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज़ अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। मतलब ये वो सिस्टम है जिसमें गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है गुड्स के बदले में। ये वो सिस्टम है जिसमें मनी का कोई जगह नहीं होता, मनी की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये तब की ये सिस्टम है जिस वक्त मनी का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। इसके प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही मनी का इन्वेंशन हुआ। किस प्रॉब्लम को? आइए देखें। पहला है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक। सबसे पहले हमने क्या लिखा है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब बच्चों ये होता है कि यहाँ पर अगर हम प्रेजेंट लाइफ की बात करते हैं तो उसमें अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप सिंपली शॉपकीपर के पास जाते हो और अपना सामान खरीदते हो, बदले में उसको पैसा देते हो और आपका जो है ट्रांजैक्शन वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले होता था बार्टर सिस्टम जिसमें मनी की कोई जगह नहीं थी, मनी का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। तो उस सिस्टम के तहत हम लोग सामान को सामान से बदलते थे। तो अब बच्चों आप खुद से सोचिए कि आप उसी सामान को लेंगे जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर गुड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अपने गुड्स को क्यों एक्सचेंज करेंगे? ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो ये जो है कोइंसिडेंस का होना बहुत ज़रूरी होता था बार्टर सिस्टम में। तो बार्टर सिस्टम के लिए जैसे अगर हम बोले कि हमारे पास राइस है, ठीक है, लेकिन हमें वीट की रिक्वायरमेंट है। कोई सेकेंड पर्सन है, उसके पास वीट तो है लेकिन उसको राइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या हम उससे अपने राइस को एक्सचेंज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों लोगों के बीच में कोइंसिडेंस नहीं हुआ, हमारे इच्छाओं का जो एक्सचेंज है वो नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया? मतलब हमें अपना जो ये क्या कह सकते हैं कि पार्टनर ढूंढने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसका बहुत कमी था, या आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है। तो इससे हो गया क्या कि ये हमारी बहुत ही मुश्किल से हमें हमारा पार्टनर मिल पाता था, ऐसा पर्सन मिल पाता था कि जिसको उसी गुड्स की रिक्वायरमेंट हो जो मेरे पास हो और उसके पास भी वही गुड्स हो जिसकी रिक्वायरमेंट हमें हो। ठीक। तो ये हो गया हमारा पहला डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो कि हमारे बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है। अब हम दूसरा बात करते हैं लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। ठीक। तो ये क्या है? देखिए, अगर हम चीज़ों को आज के तरह से सोचें तो
तो अगर हम एक पेन की भी बात करते हैं तो आप इसको तुरंत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये राइट एंड थ्रो वाला पेन है तो 2 रुपए का होगा। अगर ये जेटर पेन है तो चलो 25 का होगा, 30 का होगा, ठीक है। अगर यही पार्कर पेन है तो 150, 200, 1000 का भी हो सकता है। तो मतलब आपने किया क्या, पेन मतलब तो पेन, लेकिन आपने उसकी वैल्यू को अलग अलग कैटेगरी में बांट दी। तो कैसे बांटी उसकी वैल्यू को, कैसे आपने मेज़र किया चीज़ों को, तो आपने मेज़र किया मनी के टर्म में। लेकिन पहले बार्टर सिस्टम में हमारे पास ऐसा कोई यूनिट ही नहीं था जिसको हम लोग मेज़र कर पाएँ, तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था। अगर हमारे पास एक पार्कर पेन है और हमें पेंसिल की रिक्वायरमेंट है, तो सोचिए अगर हम पार्कर पेन को एक पेंसिल से एक्सचेंज करते हैं तो हमें कितना बड़ा लॉस हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है। तो यही है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, मतलब लोगों को पहले उसकी वैल्यू को मेज़र करने का कुछ इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था, जिससे उनको उसकी वैल्यू का पता ही नहीं चल पाता था। वो किसी भी गुड्स को किसी भी गुड्स के साथ एक्सचेंज कर लेते थे, क्योंकि जो हमारा पहला वाला है ड्रॉबैक, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, पे हमको यही ढूंढना मुश्किल हो जाता था। अगर हमारा पार्टनर मिल जाता था, ये हमारा जो है कोइंसिडेंस हो जाता था कि दोनों लोगों की इच्छाएं जो हैं वो मैच कर रही हैं, तो फिर हमारे पास वैल्यू मेज़र नहीं करती कि वो कितना है या कितने का होगा, या हम उसको वो महंगा है या दूसरी चीज़ सस्ती है। तो ये हमारे पास बिल्कुल इसका यूनिट था ही नहीं। जस्ट हमारा एक्सचेंज होता था किसका, गुड्स का, उसकी वैल्यू कोई मेज़र नहीं रखती थी, कोई मायने नहीं रखती थी। तो ये हो गया हमारा दूसरा ड्रॉबैक। ऐसा करने से एक को भले ही प्रॉफिट होता था, लेकिन दूसरे को क्या है, उसको नुकसान हो जाता था। तो अब मनी ने क्या कर दिया है, मनी की इन्वेंशन ने इस लॉस को दूर कर दिया है। इस तरीके से अब आपने क्या कर दिया है कि आप अपने चीज़ों की अब आप सही वैल्यू लगा करके एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम तीसरे ड्रॉबैक की बात करते हैं, डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। ठीक, फ्यूचर पेमेंट का मतलब क्या, देखिए बार्टर सिस्टम में हम फ्यूचर पेमेंट बिल्कुल नहीं कर पाते थे, क्योंकि जब हम गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते हैं तो गुड्स जनरली हम लोग एडिबल आइटम को ही लेकर के चलते थे उस समय, क्योंकि मनी का इन्वेंशन हुआ नहीं था, हम बहुत ज़्यादा डेवलप हुए नहीं थे, तो हमारे पास और कोई चीज़ें होती नहीं थी जिसको हम एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल कर सकें। तो हम जनरली अपने एडिबल आइटम्स को ही हम लोग पेमेंट के लिए यूज कर लेते थे। तो इससे होता ये था कि हम फ्यूचर का पेमेंट नहीं कर पाते थे। फ्यूचर पेमेंट कैसे, अगर हम एडिबल आइटम में करेंगे तो सोचिए अगर हम 1 महीने बाद का पेमेंट करने जा रहे हैं, तो एडिबल आइटम क्या 1 महीने बाद तक सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा? वो तो ख़राब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए ये हमारा तीसरा ड्रॉबैक बनता है, डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट, कि हम अपने ट्रांजेक्शन को फ्यूचर में नहीं डाल सकते। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में हम मनी से तो बिल्कुल ये कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करते ही हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हमारे ट्रांजेक्शन चलते हैं। तो चलिए, चौथा हमारा और लास्ट ड्रॉबैक है डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ठीक, मतलब कि जब बार्टर सिस्टम है, जैसे अभी अभी हमने बताया कि हम लोग जनरली एडिबल आइटम का ही इस्तेमाल करते थे एक्सचेंज करने के लिए, तो उसको हम लोगों को स्टोर करके रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अगर हम मान लीजिए कि स्टोर करके रख रहे हैं कि 1 महीने बाद हम इसका एक्सचेंज करेंगे, तो वो तो ख़राब हो जाएगा। अगर वो हम उसकी ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ से हम कहीं और भेजना चाह रहे हैं, जैसे आज के हम लोग बोले कि हम लोग नेफ्ट कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, या सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग मोबाइल बैंकिंग से, हम लोग फ़ोनपे से या गूगल पे से, वटेवर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो हम लोग फटाफट मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन क्या पहले ऐसा था? पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। तो अगर हमको किसी को वैल्यू ट्रांसफ़र करना है, या हम अभी मनी स्टोर करके रखते हैं, हम हर एक पर्सन सेविंग करके रखता है, लेकिन पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम जब था, उस वक्त सेविंग जैसे नाम की कोई चीज़ें नहीं थी। उस वक्त हम बिल्कुल भी स्टोर करके रख ही नहीं सकते थे अपने पास, क्योंकि अगर हम स्टोर करके रखेंगे तो ऑफकोर्स वो कुछ समय के बाद वैनिस्ड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी, तो हमारे उस बियरर को लॉस हो जाएगा। तो ये हमारे टोटल हुए 4 ड्रॉबैक। फर्स्ट है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब क्या कि 2 लोगों के बीच में इच्छाओं का होना, जो इस ऐसे पार्टनर को ढूंढना जो एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो। दूसरा है हमारा लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, मतलब कि किसी भी गुड्स की वैल्यू का अंदाज़ा लगाना, जो कि पहले बिल्कुल पॉसिबल नहीं था।
थर्ड है हमारा डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट, मतलब हम फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम जनरली एडिबल आइटम का ही एक्सचेंज करते थे। और लास्ट है हमारा डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, मतलब ये कि हम अपने गुड्स को हम अपनी चीज़ों को स्टोर करके नहीं रख पाते थे, क्योंकि अगर हम स्टोर करके रखेंगे तो कुछ समय के बाद वो वैनिश हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे 4 ड्रॉबैक बार्टर सिस्टम के, ठीक है। और एक बात और कि बार्टर सिस्टम को 1 नंबर के क्वेश्चन में जनरली हमको बोल देता है, इसको हम लोग C2C इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्या है? C2C इकोनॉमी, इसको आप मेंशन कर लीजिए अपने पास। C2C इकोनॉमी मतलब कि ये हो गए कमोडिटी टू कमोडिटी, मतलब ये वो इकोनॉमी, ये वो फिनोमेना है जिसमें कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज की जाती है, ठीक है। तो C2C इकोनॉमी के नाम से आपके MCQ फ्रेम किए जा सकते हैं यहाँ से, तो ये हमारे नोट करने वाली चीज़ है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फॉर्म्स ऑफ मनी। तो फॉर्म्स ऑफ मनी में हम लोग 4 टाइप्स पढ़ेंगे, मनी के 4 फॉर्म्स के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारा फिएट मनी, ठीक है। ये फिएट मनी क्या होता है? तो देखिए मैंने लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू दैट मनी विच इज़ इश्यूड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब वो सारे मनी जो कि गवर्नमेंट एक अथॉरिटी इशू करती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फिएट मनी। तो हमने यहाँ पर हाईलाइट करके लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स ऑल नोट्स एंड कॉइन्स, मतलब कि जो आप आज के डेट में जितने भी आपके पास नोट्स हैं, जितने भी आपके पास कॉइन्स हैं, उसको हम लोग अनदर नेम में क्या बोल सकते हैं कि वो कौन सी मनी है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो फिएट मनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि सभी जो भी हमारी गवर्नमेंट, हमारी अथॉरिटी देती है कि हम नोट इशू करें मार्केट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो फिएट मनी है, ठीक है। सेकंड है हमारा फिड्यूसरी मनी, ठीक है। ये कौन सा मनी होता है, आइए देखें। इट रेफर्स टू दैट मनी विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई, ठीक। मतलब ये वो मनी है जो सिर्फ और सिर्फ पेयर और पेई, मतलब देने वाला और लेने वाला, इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट के कारण ही इसको एक्सेप्ट किया जाता है। इसको कोई अथॉरिटी नहीं होती है, इसको गवर्नमेंट के थ्रू कोई ऑर्डर नहीं दिया जाता है कि आप इसको एज अ मनी इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा है इट इंक्लूड्स चेक्स, ठीक है। मतलब ये कि जो चेक है वो आपके और बैंक के म्यूचुअल ट्रस्ट पर काम करता है। गवर्नमेंट इसको किसी तरीके का ऑथराइजेशन नहीं दी है, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि आप उसको एज अ मनी इस्तेमाल करें, ठीक है। लेकिन क्योंकि बैंक और कस्टमर के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट है, इसलिए हम लोग इसको एज अ मनी, एज अ मीडियम ऑफ मनी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फिर से इसको पढ़ कर देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि इट रेफर्स टू दैट मनी विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई, ठीक है। कि ये इसलिए एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि इस में पेयर और पेई के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है कि आप, अगर हम चेक काट करके दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम आप पर भरोसा कर रहे हैं और आप उतना ही पैसे का एक्सचेंज करेंगे, या तो आप खुद के लिए लेते हैं या आप किसी और को पेमेंट करते हैं, या जो भी। थर्ड है फुल बॉडीड मनी। बच्चों देखिए ये क्या होता है। It refers to money in terms of coins whose commodity value is equal to the money value as and when these are issued, ठीक है। फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है कि ये वो मनी है, ये वो कॉइन्स हैं जिनकी कमोडिटी वैल्यू और जिनका मनी वैल्यू दोनों आपस में बराबर हो, ठीक है। इसीलिए हम इनको बोलते हैं फुल बॉडीड, मतलब जितना दिख रहा है उतनी ही उसकी वैल्यू भी है। अगर हम आज के डेट की बात करें, जो आपके पास 1 रुपये की, 2 रुपये की, 10 रुपये की ये जो कॉइन्स हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू उतनी नहीं है जितना उसके ऊपर लिखा हुआ है। उतने ही बड़ा कॉइन है, उस पर लिखा है 1, उतना ही बड़ा कॉइन है उसी के जैसा है, उस पर लिखा है 2। तो इसका मतलब क्या है कि वो 1 रुपये है, वो 2 रुपये है।
जस्ट बिकॉज कि हमारी अथॉरिटी ने उसके ऊपर प्रिंट कर दिया है तो उसकी हमने वैल्यू बना दी है कि वो 1 रुपये है, वो 2 रुपये है, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू है वो उतने के बराबर नहीं है। मतलब उसमें जो मेटल यूज़ हुआ है उस मेटल की वैल्यू 1 रुपये या 2 रुपये के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जो फुल बॉडीड मनी की हम बात कर रहे हैं, ये वो मनी है जिसकी अपने मेटल की वैल्यू और उस पर लिखे हुए कमोडिटी की वैल्यू दोनों आपस में बराबर हो। जैसे हमने लिखा है इट इंक्लूड्स सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स। जैसे हमारे चांदी का सिक्का, हमारा सोने का सिक्का, वो जितना वैल्यू उस पर लिखा है या जितने उसकी असल में भी वैल्यू उतनी ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फुल बॉडीड फुल बॉडीड मनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना दिख रहा है उतना ही उसकी वैल्यू है और उसमें कोई भी गोलमोल वाली बातें नहीं है, उसमें कोई भी हेर फेर वाली बात नहीं है। जितना जैसा दिख रहा है वैसे ही उसकी वैल्यू भी है। तो जो कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू जब दोनों बराबर हो किसी कमोडिटी का, तो हम उसको बोलते हैं कि वो फुल बॉडीड मनी है। बच्चों नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी वो मनी होता है जिसकी कमोडिटी वैल्यू जो है उस पर लिखे हुए वैल्यू से ज़्यादा हो। जैसे हम लोगों ने लिखा क्या है, इट रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर दैन कमोडिटी वैल्यू। मतलब क्या, जैसे हमने लिखा इट इंक्लूड्स 1 रुपी कॉइन एक्सेट्रा या 2 रुपये जो भी। तो मतलब ये है कि जो 1 रुपये वाले कॉइन में मेटल यूज़ हुआ है तो एक्चुअली में उसमें क्या जो मेटल वो जो सिक्का है वो उसकी वैल्यू 1 ही रुपये की है। अगर हम उसको मेल्ट करते हैं तो क्या उस कॉइन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी? मतलब डिफ़र होगी ना। तो या उससे ज़्यादा ही होगी क्योंकि 1 रुपये तो कम लिखा है, मेटल तो उसमें ज़्यादा यूज हो रखा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि क्रेडिट मनी वो मनी है, इट रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर दैन कमोडिटी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट क्रेडिट मनी। तो हम लोगों ने कितना पढ़ लिया, मनी के फॉर्म में 4 टाइप हम लोगों ने देखे। कौन कौन से ये हम लोगों ने देखा, देखिए फर्स्ट हम लोगों ने देखा था फिएट मनी। फिएट मनी का मतलब क्या होता था, ये रहा कि इट रेफर्स टू दैट मनी विच इज़ इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी से इशू करवाती है। जैसे कि हमारे सभी नोट्स, हमारे सभी कॉइन्स, उसको हम लोग बोलते थे फिएट मनी। दूसरा हम लोगों ने देखा फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मनी वो मनी है जो कि क्या हो कि पेयर और पेई के बीच में जो हमारा कॉमन एक म्यूचुअल ट्रस्ट है उसके बिहाफ पर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चेक, उसको हम लोग बोलते हैं फिड्यूसरी मनी। थर्ड हम लोगों ने देखा फुल बॉडीज मनी। ये वो मनी है जिसमें कमोडिटी की वैल्यू और उसके मनी की वैल्यू दोनों आपस में बराबर होते हैं, जैसे सिल्वर का सिक्का या फिर गोल्ड वाला कॉइन। ठीक है, और लास्ट हम लोगों ने देखा क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी जो है कि वो मनी है जिसकी मनी वैल्यू जो है उसकी कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा होती है। जैसे हमारा 1 रुपये का सिक्का या 2 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का सिक्का वटेवर। तो ये क्या हो गया, हमारा क्रेडिट मनी हो गई कि उसकी कमोडिटी की वैल्यू से कहीं ज़्यादा उसकी मनी की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 फॉर्म ऑफ मनी। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ मनी। ये टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी इस पर हमारा 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, दैट इज़ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, लाइक दिस। ठीक है, तो बात समझिएगा और थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सीरियस हो करके और इस टॉपिक को समझिएगा। और अगर प्रॉब्लम हो तो आप अपने क्वेरीज़ जो हैं हमारे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, आप उसमें डाल करके अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। मनी का जो फंक्शन है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है हमारा प्राइमरी फंक्शन और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन, जिसको हम लोग सब्सिडियरी फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों मेंशन कर दिया है। तो प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, मतलब प्राइमरी का मतलब होता है मेन और सेकेंडरी या सब्सिडरी का मतलब होता है उसका हेल्पिंग, सहायक। ठीक है, तो मनी के फंक्शन को 2 पार्ट में जिस तरीके से बांटा गया है कि कुछ मेन है और कुछ उसके हेल्पिंग टाइप के हैं। ठीक, तो हम लोग चलिए देखते हैं पहला प्राइमरी फंक्शन को। तो प्राइमरी फंक्शन को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज
और सेकंड है मेजर ऑफ वैल्यू। बच्चों अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ करके देखिए। आप हम लोगों ने अभी जब स्टार्टिंग में क्लास के स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने बार्टर सिस्टम डील किया था तो उसके ड्रॉबैक में हमने इन्हीं सब चीज़ों से मिलती जुलती कुछ चीज़ों को डील किया था। तो देखिए ये दोनों ही चीज़ें आपस में अच्छे से मिलती हैं, या इवन आप ये कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें एकदम सेम हैं, ठीक है। तो इसमें बस फ़र्क क्या है कि हम लोग वहाँ पर बोल रहे थे कि वो ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम का, और यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि ये मनी के फंक्शंस हैं। तो फ़र्क क्या है, देखिए बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही तो मनी आई, ठीक है। तो वो जो प्रॉब्लम थी उसको हटा दिया तभी तो मनी का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। बात समझ रहे हैं। तो मनी का इन्वेंशन किस चीज़ के लिए हुआ, तो इन्हीं चीज़ों के लिए तो हुआ जो कि हमें बार्टर सिस्टम के टाइम में प्रॉब्लम होती थी। तो मतलब दोनों चीज़ें हम सेम कह रहे हैं। या तो हम ये कह लें कि बार्टर सिस्टम के टाइम हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती थी, तो उसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए कौन आया, मनी आया। तो जब मनी उसको हटाने के लिए आया तो ये उसका फंक्शन ही तो कहलाया ना, कि ये क्या है, मनी का फंक्शन ही है, ठीक। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें क्या हैं, आपस में मिलने जुलने वाली हैं, इवन सेम है। वहाँ पे हम प्रॉब्लम की बात कर रहे होते हैं कि हम उस बार्टर सिस्टम में हमें वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, और उसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए मनी आता है। तो ये हो गया मनी का काम। फंक्शन मतलब क्या, काम, कि मनी ने क्या किया आकर के, तो मनी ने ये काम किया है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है इसमें हमारा प्राइमरी फंक्शन का मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी ने सबसे पहला काम, सबसे मेन काम जो है मनी का, जो हमारी डेफिनेशन भी इन्वॉल्व करती है, वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि कोई भी चीज़ जो हम एक्सचेंज करते हैं वो किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है, वो मनी के कारण ही हो पा रहा है। मनी के अगर नहीं थी तो हम लोग देखे थे कि हमारा फर्स्ट ड्रॉबैक था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड। उस वक्त क्या था, हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, और उसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए कौन आया, मनी आया, जिसका पहला हमारा फंक्शन बना मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू ऑल। सेकेंड है हमारा मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो मेजर ऑफ वैल्यू बार्टर सिस्टम में क्या था कि हम कमोडिटी की वैल्यू को मेजर नहीं कर पा रहे थे, हम लॉस सह करके भी एक्सचेंज कर लेते रहे क्योंकि हमें उस कमोडिटी की रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है। तो इसी को दूर करने के लिए मनी आया। तो ये हमारा मनी का दूसरा काम हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया, क्या, मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब क्या हो गया कि अब हर एक चीज़ की वैल्यू हम लोग मनी में आराम से मेज़र कर पा रहे हैं। कोई भी चीज़ हो, एक सुई हो या एक कार हो, एक बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, आज के डेट में हम उसकी वैल्यू किस में लगाते हैं, मनी के टर्म्स में ही लगाते हैं। तो ये हो गया मनी का दो मेन काम। पहला कि किसी भी तरीके के एक्सचेंज को कंप्लीट करना, और दूसरा किसी भी चीज़ की वैल्यू का मेज़रमेंट कर लेना, ठीक है। तो ये हुआ मनी का दो काम, फर्स्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड सेकेंड मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक। अब आते हैं मनी के सेकेंडरी या सब्सिडियरी फंक्शन की ओर। तो ये है हमारा, जिसमें पहला आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब वही फ्यूचर पेमेंट जो हम लोगों ने ड्रॉबैक के टाइम पे पढ़ा था बार्टर सिस्टम के। याद कीजिए, हम लोगों ने लिखा था ना कि डिफ़िकल्टीज इन फ्यूचर पेमेंट। तो ये वही है बच्चों, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब अब क्या हो गया कि अब फ्यूचर पेमेंट जो है वो पॉसिबल हो गई। अब आप आराम से अपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप आराम से अपने पेमेंट को टाल सकते हैं फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर में आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कौन है, मनी है। तो ये मनी का हो गया हमारा नेक्स्ट फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन का दूसरा है हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू। तो अब ये क्या कहता है, स्टोर ऑफ वैल्यू में हम लोग क्या है कि अब मनी के कारण ही हम लोगों ने चीज़ों को या फिर हम ये कहें कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो सेविंग की जो होती है ना कि कैपेसिटी बिल्डिंग, वो स्टार्ट हो गई। कि पहले क्या था कि ये बार्टर सिस्टम में हम गुड्स को स्टोर करके अपने पास नहीं रख पाते थे, लेकिन अब जब से मनी आ गया है तब से हम अपने वेल्थ को बढ़ा पा रहे हैं। अब हम उसको अपने पास स्टोर करके रख पा रहे हैं ताकि हम फ्यूचर में अपने प्रॉब्लम के समय में या अपने डेफिशिएंसी के समय में या सडन किसी भी चीज़ों के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। और लास्ट है हमारा सेकेंडरी फंक्शन ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू।
ठीक, मतलब क्या हो गया कि जो हम बार्टर सिस्टम में अपने वैल्यू का ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे, अब वो हम आराम से कर पा रहे हैं। एमएनसीज़ को आप देख लीजिए या फिर हमारे ग्लोबल इकोनॉमी को देख लीजिए, इसमें क्या है कि वैल्यू का ट्रांसफ़र आप बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं और अपने चीज़ों को आराम से स्मूथली वर्कआउट करा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ है नहीं, ये 5 जो आपको दिख रहे हैं, 2 प्राइमरी फंक्शन और 3 सब्सिडरी फंक्शन, ये कुल मिला करके अगर हम इसको समराइज़ कर दें तो ये हमारे बार्टर सिस्टम के वही 4 फंक्शन हैं। चौथे फंक्शन में आप याद कीजिए हमने लिखा था स्टोर स्लैश ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, तो ये वही सेकेंडरी फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। प्राइमरी फंक्शन हमारा 2 होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी हमारा जो है सेकेंडरी फंक्शन या सब्सिडरी फंक्शन वो 3 होता है, जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यानी कि फ्यूचर पेमेंट को पॉसिबल करा सकते हैं। दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू, अब हमारा आराम से अपने पास सेविंग कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, मतलब कि हम अपने गुड्स हम अपने मनी को आराम से ग्लोबली कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ईजिली और स्मूथली अपने वर्क को कंप्लीट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ मनी। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, ये भी हमारा जो है एक 3 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर फ्रेम होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आइए देखिए ये सप्लाई ऑफ मनी होता क्या है। तो सबसे पहले हमने इसको लिखा है, इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। आपको याद है बच्चों, हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में डील कर रखा है स्टॉक और फ्लो के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर लिखा है इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्यों, देखिए, इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, ये रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टॉक हम लोगों ने पहले डील किया था ना कि जो फ्लो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम से डील करता है और जो स्टॉक होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम पर डील करता है। तो ये हालांकि यहाँ पे स्टॉक कॉन्सेप्ट और हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, आई होप कि आपको ये क्लियर है और आपको याद है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आपको याद हो। चलिए, तो ये हुआ, मतलब अब सप्लाई ऑफ मनी की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है। तो सप्लाई ऑफ मनी जो है वो किसी कंट्री में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना पैसा लोगों ने अपने पास जमा करके रखा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। ठीक, तो ये क्या है, इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल। लोगों ने कि जितना पैसा अपने पास रखा हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं मनी सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर गवर्नमेंट ने इतना पैसा मार्केट में प्रिंट करके दे दिया। अब आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उतना ही पैसा है ना, वो तो अब क्या होने वाला है, वो तो घटने बढ़ने वाला है नहीं, उसमें तो मूवमेंट आएगा नहीं, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो जो चीज़ कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट रखता है। ठीक, तो आई होप कि आपको स्टॉक और फ्लो का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिकॉल हो गया। चलिए, तो ये है हमारा सप्लाई ऑफ मनी। तो अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा इम्पॉर्टेंट कुछ मार्क करके रख दिया है, वो है क्या, आइए पढ़ें। स्टॉक ऑफ मनी रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय दोज हु डिमांड मनी, नॉट बाय दोज हु सप्लाई मनी। ठीक है, एक बार फिर से आप इसको चाहें तो पढ़ करके देख सकते हैं कि ये लिखा क्या है मैंने। मतलब स्टॉक ऑफ मनी, उस स्टॉक ऑफ मनी से हम लोग या उस मनी से कहते हैं, उस मनी से हमारा लेना देना है या हमारा मतलब है जो कि लोगों के थ्रू डिमांड की जाती है। जैसे हम लोग कॉमन पीपल जो मनी की डिमांड करते हैं, हम लोग चाहते हैं ना कि क्या करें कि हमारी अर्निंग बढ़ जाए, हमारी इनकम बढ़ जाए, हमारा पैसा बढ़ जाए, हमारा सेविंग बढ़ जाए, हमारा वेल्थ बढ़ जाए। ये क्या है, ये हम लोग डिमांड कर रहे हैं मनी का। ठीक है, तो लास्ट में हमने क्या लिखा है, नॉट बाय दोज हु सप्लाई मनी। क्या लिखा है यहाँ पे, नॉट बाय दोज हु सप्लाई मनी, मतलब कि उनके द्वारा, मतलब जो मनी सप्लाई करता है, अगर उनके पास भी पैसा स्टॉक बन के रखा हुआ है तो वो हमारा मनी सप्लाई नहीं कहलाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये जो कौन लोग हैं जो हम अपने पास मनी का स्टॉक बना के रखे रहते हैं, तो इट इंक्लूड 2 टाइप ऑफ बडीड। ठीक, ये है क्या कि
स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब देखिए इस चीज़ को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, डज नॉट इंक्लूड, मतलब कि मनी सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी की ये डेफिनेशन है कि यहाँ से यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ को अगर आप यहाँ से थोड़ा सा इसको जो है आप ब्रेक करिए चीज़ों को और उसी डेफिनेशन को कंटिन्यू कीजिए, तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि डज नॉट इंक्लूड दो, फर्स्ट स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंड सेकेंड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। ठीक है, मतलब ये दो लोग अगर अपने पास भी मनी का स्टॉक रखे हुए हैं तो वो मनी सप्लाई नहीं कहलाता है। मनी सप्लाई या ये सप्लाई ऑफ मनी जो है वो सिर्फ हमारा कौन सा कहलाएगा, सप्लाई ऑफ मनी, मतलब जो हम कॉमन पीपल के पास मनी रखा हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो सप्लाई ऑफ मनी है या उसका स्टॉक है। ठीक, बात समझ में आ रही है। गवर्नमेंट के पास जो है वो अभी मार्केट में सप्लाई नहीं हुआ है बच्चों, तो हम उसको अपने काउंट ये मेजर में हम लोग उसको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे ये बात बोलें कि हमने 200 करोड़ का मनी प्रिंट करके रख लिया, ठीक है, मनी प्रिंट करा लिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि जितना मनी प्रिंट होता है उसके पीछे हम कुछ न कुछ अपने पास गोल्ड या कुछ रिजर्व बना करके रखते हैं। ठीक है, उसका कुछ रेशियो है, वो हम लोग आगे वाले चैप्टर में बैंकिंग पढ़ेंगे तब डील करेंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं और उसको देखिए। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम 200 करोड़ का पैसा मनी प्रिंट कर लिए हैं, लेकिन उसके पीछे हमने क्या किया है कि जो रिजर्व बनाना है तो वो हमने केवल 150 करोड़ का बना के रखा है। तो अब 150 करोड़ का रिजर्व बना के रखा है तो मार्केट में 150 करोड़ के इक्वल का ही तो पैसा हम सप्लाई करवेंगे, और वो जो 50 करोड़ अभी हम बचा करके अपने पास रखे हैं तो वो है क्या, वो जस्ट पेपर है, पेपर, वो पैसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पीछे अभी कोई स्टॉक नहीं रखा गया है और वो गवर्नमेंट बस अपने पास प्रिंट करके रखी हुई है। तो हालांकि वो भी मनी है लेकिन उसकी अभी वैल्यू नहीं है, तो अभी तक वो क्या है, इसीलिए बोला गया है कि वो पैसा जो गवर्नमेंट अपने पास रखा है या हमारे बैंकिंग सिस्टम हमारी कंट्री की अपने पास रखी है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगी। मनी सप्लाई में सिर्फ वही मनी का स्टॉक इंक्लूड होगा जो कि कॉमन पीपल अपने पास जमा करके रखा हुआ है। ठीक है, मतलब कॉमन, आप सोचिए जरा, कॉमन पीपल अपने पास वही पैसों को जमा करके रखा रहेगा जो ऑलरेडी सप्लाई हो चुका है, तो वही तो हम पढ़ रहे हैं, सप्लाई ऑफ मनी। ठीक, तो एक बार फिर से इसको पढ़ करके देख लीजिए। इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और फिर इसके बाद आप इसी को कंटिन्यू करेंगे। इट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो मार्क किया हुआ है उसको आप फिर से पढ़ लीजिए। इसको लिखा हुआ है कि स्टॉक ऑफ मनी रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय दोज हु डिमांड मनी, मतलब हम लोग कि उनके पास जो लोग मनी का डिमांड करते हैं उनके पास जितना मनी है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक ऑफ मनी। लेकिन जो लोग मनी का सप्लाई करते हैं उनके पास भी अगर पैसा है तो हम उसको स्टॉक ऑफ मनी नहीं बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अब बात आती है हु सप्लाइज मनी, मनी सप्लाई करता कौन कौन है। तो यहाँ पर जनरली आपको मालूम होगा कि जो सेंट्रल बैंक होती है हमारे कंट्री की, जो कि इंडिया की RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही हम जो है नोट प्रिंट करती है। तो बच्चों आप यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पर थोड़ा सा गलत हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है हु सप्लाइज मनी में 3 ऐसे बॉडी हैं जो मनी सप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट भी मनी सप्लाई करती है जो कि सिर्फ 1 रुपये का नोट इशू करती है, जो कि हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसमें वर्क करती है। ठीक, दूसरा है जो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ये जो है बाकी के बचे हुए सारे नोट और सारी करेंसी ये जो है इशू करने का जिम्मेदारी लेती है RBI या सेंट्रल बैंक। ठीक, कॉमर्शियल बैंक भी जो है वो भी मनी सप्लाई करती है। वो कौन सा मनी सप्लाई करती है? तो कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करती है। कॉमर्शियल बैंक कभी भी कोई पैसा इशू नहीं करती है। कॉमर्शियल बैंक को मनी इशू करने का अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हाँ कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन जरूर करती है। ठीक है, या हम लोग यहाँ पे इसको और भी लिख सकते हैं क्रिएशन। ठीक है, ये लीजिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्रेडिट क्रिएशन करने का काम है कॉमर्शियल बैंक का, जो कि पब्लिक से आए हुए डिमांड डिपॉजिट के थ्रू वो करती है। कैसे करती है वो हम लोग सीखेंगे अपने बैंकिंग चैप्टर में।
ठीक। तो ये हमारा टॉपिक है कि मनी सप्लाई कौन कौन करता है। तो मनी सप्लाई ऐसे तो इशू 2 लोग करते हैं, लेकिन मार्केट में स्प्रेड आउट करने का काम 3 लोग करते हैं। गवर्नमेंट करती है 1 रुपये का नोट इशू, और आरबीआई जो है वो बाकी सारे नोट और सारी करेंसी इशू करती है, और कॉमर्शियल बैंक जो है वो डिमांड डिपॉजिट के अकॉर्डिंगली उसका क्रेडिट क्रिएशन करती है और मार्केट में मनी स्प्रेड आउट करती है। ठीक है बच्चों, लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो देखिए बच्चों, इसमें जो है हमारा टोटल इंडिया में 4 तरीके का मनी सप्लाई का मेजरमेंट दिया गया है। ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं M1, M2, M3 और M4 के नाम से। लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ M1 मेजरमेंट ही दिया गया है। ठीक, तो बाकी तीनों के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। तो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में मैंने डायरेक्ट यहाँ पर M1 के बारे में आपको बताया है। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसका मैंने एक फॉर्मूला आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। वो लिखा है M1 = C + DD + OD। ठीक, ये है हमारा M1 मेजरमेंट का तरीका। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। तो C का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। ठीक है, OD का मतलब DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट्स। DD का मतलब है डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, जो कि हम लोग कॉमर्शियल बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं उसको बोलते हैं। और लास्ट है हमारा OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट्स। ठीक है, अब ये अदर डिपॉजिट्स जो हैं वो किस रूप में हो सकते हैं, वो लिखा है मैंने विथ नाबार्ड समझते हैं ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड विथ फॉरेन गवर्नमेंट, विथ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड विथ वर्ल्ड बैंक। ठीक, तो ये हुआ आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी वेटेज भी रहता है इसका, कि यहाँ पर आपको सिर्फ मेजरमेंट में M1 ही पढ़ना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपके 12th के कोर्स में CBSE में स्पेशली कि इसमें आपको M2, M3 और M4 नहीं पढ़ना है। हालांकि हमारे 4 मेजरमेंट होते हैं, ये आप भले ही जान लीजिए। ठीक है, और M1 का फॉर्मूला है C + DD + OD, जिसका सेग्रीगेशन मैंने एक्सपेंड करके नीचे लिखा हुआ है। ठीक, तो ये हो गया हमारा आज का मनी और सप्लाई ऑफ मनी के चैप्टर, जो कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने क्वेरी को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक, और आपकी क्वेरी को फटाफट से सॉल्व कर दी जाएगी। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और मैं उम्मीद ये भी करती हूँ कि आपने चीज़ों को मेरे साथ साथ अपने कॉपी में ज़रूर से नोट भी किया है, मेंशन भी किया है, ताकि आप उसको भूलें ना, और जब भी आप रिपीट करना चाहें इस चीज़ को तो आप आराम से उसको रिकॉल कर लें। ठीक है, तो बच्चों चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही, आज के हम अपने टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। इस चैप्टर का यहीं पर समापन होता है, और अब हम इसके MCQ और इसके कुछ क्वेश्चन भी डील करेंगे जो हम अगले क्लास में अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।